नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपमाला फ्रॉम डीआरजी बिहार। आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1165वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट क्लियर करेंगे। आप सबों का पुनः अभिनंदन। आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर लीना वसंत छत्ते, जो स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। आपने एमडी होम्योपैथी के साथ साथ हेल्थ केयर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए की उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टर छत्ते को 30 वर्षों से अधिक का समृद्ध व्यवसायिक अनुभव प्राप्त है। उनकी विशेषज्ञता सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्रशासन, हेल्थ आईटी एवं एनालिटिक्स, क्लिनिकल प्रैक्टिस, अनुसंधान, शिक्षा, प्रोजेक्ट प्रबंधन तथा स्वास्थ्य गुणवत्ता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रही है। आज वे अपने व्यापक अनुभव और दृष्टिकोण से हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। आपका आज का टॉपिक है होम्योपैथी इन स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर। तो मैम, आपका आईपीएच 1 पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। नमस्ते ऑल। मैं स्क्रीन अपना शेयर करती हूँ पहले। नमस्ते। नमस्ते सर एंड नमस्ते सारे जो यहाँ उपस्थित है। आज का मेरा टॉपिक, जैसे मैडम ने कहा है, वो है होम्योपैथी इन स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स। इसमें बेसिकली हम जब भी ओपीडी में बैठते हैं तो हमें काफी कुछ स्किन डिसीजेस होम्योपैथ के पास आते हैं, लेकिन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स भी बहुत तादाद में आते हैं। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए और एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। क्या बात। अगर हम स्किन डिसऑर्डर्स की बात करें तो जो विविध प्रकार के स्किन के बीमारियां हैं, उसमें एक टाइम में 25% लोग जो है वो कुछ न कुछ स्किन डिसीज से परेशान होते रहते हैं। तो ये अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन में देखते हैं तो इसकी मात्रा, मतलब स्किन के आजारों की या बीमारियों की मात्रा बहुत ज्यादा है। 25% मतलब 1/4 हो गया, तो ये बहुत ज्यादा है। और इंडिया की बात करें, हमारे भारत देश की बात करें, तो जो भी ओवरऑल डिसीज प्रिवेलेंस होते हैं उसमें 6 से 11% तक बीमारियां स्किन की होती हैं। इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो पिगमेंटेशन रिलेटेड जो डिसीजेस है वो 20 से 30% तक होती है। इससे हमें पता चलता है कि ये पिगमेंटेशन की डिसीज बहुत ज्यादा आजकल दिखती है। और धीरे धीरे कुछ सालों से, मैं अगर इतने साल का अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो पहले के हिसाब से अभी इसका ज्यादा परसेंटेज बढ़ रहा है। अ, तो अगर जो भी हमारे पास स्किन डिसीजेस आते हैं उसमें 20 से 30% यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स हमें ओपीडी में देखने मिलते हैं। अब ये टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताना चाहती हूँ। एक तो हाई प्रिविलेंस, मतलब अगर जैसे ही सारी पॉपुलेशन की बात करें तो 25% स्किन डिसऑर्डर्स है। उसमें भी अगर बात करते हैं कि उसमें भी 30%, 20 से 30% जो है वो पिगमेंटेशन रिलेटेड डिसीजेस है। तो इसीलिए एक तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। उसके बाद एक जो जरूरी बात मैं कहना चाहती हूँ वो एक सोशल स्टिग्मा है, जो सफेद दाग के प्रति ज्यादा करके हमें देखने मिलता है। तो कभी भी हमारे पास मरीज आते हैं तो जो परेशानी उनको है, जो सफेद दाग है, उसके लिए वो परेशान नहीं होते, क्योंकि वो उससे उनको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन वो होते कि वो दिखता अच्छा नहीं है। तो कॉस्मेटिक एक बहुत एंगल इसमें बड़ा है। लेकिन उसके साथ ही जो डिसबिलीव्स है हमारे कल्चर में, उससे कहते हैं कि अरे लड़की को हो गया, आगे कैसे होगा, इसकी शादी कैसे होगी, लोग ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। कहाँ कहाँ तो हमने कुछ पेशेंट में मैंने देखा हुआ है कि लोग उनसे बात भी नहीं करते, उनको उनके घर नहीं जाना चाहते, या ऐसे जो अंधश्रद्धा इसके बारे में बहुत है। तो सोशल स्टिग्मा
भी बहुत अधिकतर रूप में हमें इसके बारे में है, इसीलिए लोग ज्यादा वरीड होते हैं। मतलब ना कि उनके बीमारी से, बट जो लोग कहेंगे आगे कैसे होगा इससे प्रति वो ज्यादा सतर्क होते हैं या परेशान होते हैं। उसके बाद तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स, मतलब होम्योपैथी में काफी लोग आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए अपने विभिन्न जो स्किन के बीमारी है उसके लिए। तो हमारा अगर एक कोई भी ओपीडी में हम पेशेंट लोड देखते हैं तो हमें काफी एक्यूट केसेस भी आते हैं, क्रॉनिक भी आते हैं, लेकिन अगर क्रॉनिक केसेस अगर हम देखते हैं तो स्किन के जो बीमारियां है वो बहुत ज्यादा करके आते हैं। और उसमें भी आजकल पिगमेंटेशन के पर मरीज ज्यादा आते हैं। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि होम्योपैथी हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले। इसका मतलब होम्योपैथी में इसका अच्छा इलाज है, और बहुत से जगह पे बहुत सारी डिसीजेस में हम अच्छा क्योर भी दे सकते हैं या उसकी रोकथाम भी कर सकते हैं। तो होम्योपैथी का रोल बहुत बड़ा है। तो इसीलिए ये टॉपिक आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि स्किन का कलर कैसे होता है। तो मेलानोसाइट्स करके पेशिया होती है, सेल्स होते हैं, और वो कहाँ होते हैं? हमारे स्किन में होते हैं, बेसल लेयर में होते हैं, बालों में होते हैं और आईज में होते हैं। जहां जहां हमारे कलर्स होते हैं, स्किन, बाद में बाल और आईज में कलर्स होते हैं, और वो मेलानोसाइट्स वहाँ जो मौजूद होते हैं वो मेलानिन नामक पिगमेंट, मतलब एक क्रिएट करते हैं, और उससे हमारे स्किन को या बालों को या आईज को पर्टिकुलर कलर मिलता है। तो ये जो मेलानोसाइट्स है उसका जब फंक्शन गड़बड़ा जाता है, आइदर उसका प्रोडक्शन, जो मेलानोसाइट्स जो मेलानिन नामक पदार्थ तैयार होता है जो सिक्रीट करते हैं, उसका जो परसेंटेज है या उनका प्रोडक्शन है वो एक तो कम होता है या बिल्कुल ही खत्म होता है, और या ज्यादा होता है, तो स्किन के पिगमेंटेशन के बीमारियां हमें पेशेंट्स में मिलती है। और अधिकतर जगह पे ये मेलानोसाइट्स जो है उनका डैमेज होते हैं, और उसकी अनेक वजह होती है, और हर जो बीमारी है उसकी वजह अलग अलग है। लेकिन जो मेलानोसाइट्स है उसका मेलानिन पिगमेंटेशन अगर कम हो गया, अगर बंद हो गया या अधिक मात्रा में हो गया, तो ये पिगमेंटेशन के संबंध की बीमारियां पेशेंट्स में पाई जाती है। अब जो हम पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स है उनका अगर क्लासिफिकेशन कहना चाहते हैं मोटा मोटा, तो ये चार प्रकार के है। एक है हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब जहाँ पे मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, मतलब जरूरत से ज्यादा मात्रा होती है, तो इसीलिए डार्कनेस या ज्यादा ब्राउनिश या काले कलर के धब्बे या पैचेस आना शुरू होता है, तो इसे हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। तो जो नॉर्मल पिगमेंट है उससे ज्यादा पिगमेंटेशन यहाँ होता है, क्योंकि मेलानोसाइट्स ज्यादा मेलानिन वहां पे प्रोड्यूस करते हैं। और ये बीमारियां कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो है मेलाज्मा, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होता है, एंड हाइपर पिगमेंटेड पैचेस जब सन एक्सपोजर के बाद होते हैं। और दूसरा एक परेशानी है जिसका नाम है लाइकन प्लानस पिगमेंटोसस। ये एक बीमारी है, इसमें भी स्किन का पिगमेंटेशन ज्यादा पाया जाता है। और इसके साथ ही ये हाइपर पिगमेंट हो गया। अब जहाँ पिगमेंटेशन ज्यादा है, दूसरा जो प्रकार है उसमें हाइपो पिगमेंटेशन है, मतलब मेलानोसाइट्स है वो मेलानिन कम या होता है, सिक्रीट होता है या वहां पे कम तैयार होता है, तो सफेद दाग या जो डी पिगमेंटेशन टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं स्किन के, वो उसमें मेन डिसऑर्डर्स है पिट्रियासिस अल्बा, विटिलिगो एंड टीनिया वर्सिकोलर। अब ऑफ कोर्स काफी सारे हैं जो, लेकिन जो मेन है जो हम ज्यादा पाते हैं उसके बारे में ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा जो प्रकार है, वहां पे बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं होता, मतलब ना कम ना ज्यादा, उसमें मेलानिन बनता ही नहीं है, तो पिगमेंटेशन स्किन में होता ही नहीं है, तो कलर होता ही नहीं है। और वो डिसीज को हम अल्बिनिज्म ऐसे कहते हैं।
उसके सिवाय चौथा जो प्रकार है उसमें इसके तीन के सिवाय बाकी बहुत सारे प्रकार है, वो अदर्स में ग्रुप किए गए हैं। जैसे कुछ लोगों में जेनेटिकली ब्राउनिश स्पॉट्स त्वचा में दिखते हैं, और ये एक बीमारी कॉमनली है और जनरली फैमिलीज में दिखती है। और हाइपर पिगमेंटेशन एट फोल्ड्स, मतलब जहाँ पे स्किन के फोल्ड्स है या जॉइंट्स है, ऐसे जगह पे काला होना, या जैसे नॉर्मल वो पेशेंट की स्किन है उससे ज्यादा डार्क कलर वो तरफ के स्किन में हम देखते हैं। और ऐसे भी आजकल अधिकतर पेशेंट्स हमें पाए जाते हैं। और ये मेनली क्यों होता है, ये प्री डायबिटिक या जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हम कहते हैं, ऐसे जगह पे ऐसे पेशेंट्स में ये पाया जाता है। और वैसे ही बाकी एडिसन्स डिसीज या ऐसे हार्मोनल डिसीज है जहाँ अदर हार्मोन जैसे कॉर्टिजोल हार्मोन का जो इम्बैलेंस है, वहां पे भी ऐसे डार्क स्पॉट्स और जो स्किन है फोल्ड्स में या जॉइंट्स में जहाँ पे त्वचा मुड़ती है या हमारा मूवमेंट होता है ज्यादा, इसमें हाथों में या गर्दन में, ऐसे वहां पे काले निशान पड़ने लगते हैं। और बहुत जगह ये जो चमड़ी होती है वो मोटी भी होती है, मतलब वो थिक स्किन भी वहां होने लगती है लेटर ऑन। और एक है, एक लेप्रेसी है, ऑफ कोर्स इसके बारे में सारे लोग जानते हैं, ये एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो मेनली ये पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स का चार इसमें मैं हिस्से में मैंने बताया। एक हाइपर पिगमेंटेशन, वहाँ पिगमेंटेशन ज्यादा होता है। हाइपोपिगमेंटेशन मतलब कम पिगमेंटेशन होता है। कंप्लीट डिपिगमेंटेशन मतलब बिल्कुल भी वहां पे पिगमेंट नहीं होते। एंड अदर्स में बाकी के जो इसके तीन के सिवा जो है वो इसमें ग्रुप किए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं एक एक डिसऑर्डर्स के प्रति। सबसे पहले हम हाइपर पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स की बात करें, मतलब जहाँ पे ज्यादा पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है स्किन के, जो नॉर्मल स्किन वो इंसान की है उससे ज्यादा है, तो उसको हम हाइपर पिगमेंटेशन स्किन डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मेलाज्मा की बात करें। मेलाज्मा आजकल हम बहुत लोगों में दिखता है, और ये डार्क कलर के ब्राउन स्पॉट्स या काले कलर के, जनरली ब्राउनिश होते हैं, और या काले मतलब ज्यादा डार्क है नॉर्मल स्किन से, वो हमें पेशेंट्स में पाए जाते हैं, और ज्यादा अधिकतर वो फेस में होते हैं। और उनको देखा वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पाए जाते हैं, और जनरली वो चीक्स में, नोज, फोरहेड में ज्यादा होते हैं। एंड जैसे लेडीज में, फीमेल्स में ये ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन आजकल हम ये इवन फीमेल्स के साथ साथ मेल पेशेंट्स में भी हम इसको देख रहे हैं। और इसका मेन कॉज है जेनेटिक तो है ही, मतलब किसी के घर में मम्मी को है या मौसी को है, नानी को है, तो ऐसे जगह पे ये ज्यादा, ऐसे महिलाओं में ये ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ मेन जो कंसर्न है वो हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक इसका महत्वपूर्ण वजह है या कॉज है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब जनरली ये फीमेल हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंस होता है, तो ये मेलाज्मा ज्यादा करके पाया जाता है। और इसीलिए ये जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं या नॉर्मल साइकिल से हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे टाइम में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान जब हार्मोन्स पूरे अलग होते हैं नॉर्मल फीमेल्स, मतलब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम ये पाया जाता है। और वैसे ही ये जब प्री मेनोपॉज या मेनोपॉजल टाइम जब लेडीज में आता है, वो टाइम भी इसका ज्यादा दिखता है, ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखता है। और ये मेलाज्मा ऐसे है जैसे कभी प्रेगनेंसी में बहुत थोड़ा बहुत हो जाए किसी को, और बहुत कम लाइट पैचेस है, तो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, चाइल्ड बर्थ के बाद मतलब डिलीवरी के बाद, वो कुछ महिलाओं में ये अपने आप धीरे धीरे कम होते हैं या खत्म भी होते हैं। और कुछ महिलाओं में ये ऐसे ही रहते हैं, या आगे जैसे नेक्स्ट कंसेप्शन हो गया या अबॉर्शन की हिस्ट्री है, या ऐसे रिपीट नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये ज्यादा डार्क भी होते हैं।
तो बेसिक ये मेलाज्मा है वो फेस में पाया जाता है और फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है। उसके साथ साथ मैं ऐसे भी बताना चाहती हूँ कि जो फीमेल्स में ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, उनका खाना पीना सही नहीं है, उनकी विटामिन्स की कमी है, वो अपने खाने के प्रति ज्यादा सतर्क नहीं है, प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन की कमी है, या विटामिन्स मिनरल्स इतना अधिक प्रॉपर मात्रा में खाते नहीं है, ऐसे महिलाओं में मेलाज्मा ज्यादा दिखता है। उसके साथ और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो जाता है, तो महिला उसके लिए बहुत चिंतित होती है। तो जब भी हमारे ओपीडी में आती है तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये काले धब्बे हो गए हैं, इतने दिनों से है, आप क्या करें, हमने ये दवाई खाई वो खाया लेकिन कम नहीं हो रहा है, बहुत गलत मतलब होता है, अच्छा नहीं दिखता है, हम क्या करें, हमें बाहर जाने में भी शर्म आती है, मेकअप से भी ये छुपते नहीं है, तो क्या करें। तो ये बहुत ज्यादा कंसर्न होता है, कॉस्मेटिक इसका कंसर्न पेशेंट्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब दूसरा है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी। तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी मतलब कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर हो जाता है त्वचा में, तो उसके हीलिंग के टाइम जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है उसमें कुछ एंजाइम्स या जो पदार्थ केमिकल्स होते हैं वो अपने आप तैयार होते हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन के स्पॉट में, और उसके वजह से भी ऐसे जहाँ पे कुछ चोट लगी है या कहाँ पे कुछ कट लगा है, या बहुत जगह जैसे हम देखते हैं कि एक्ने, जो पिंपल्स या एक्ने होते हैं फेस में, वो फुट जाते हैं या फोड़े जाते हैं। तो जैसे बच्चों में ये अधिकतर एक्ने आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस में, लड़कियों में या लड़कों में भी आजकल काफी है, ऑयली स्किन में ज्यादा आते हैं, सफाई नहीं रखते हैं या मेकअप करते हैं या ऐसे यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्ने होते हैं। तो वो दिखते अच्छे नहीं है, अगेन कॉस्मेटिक वजह है, तो उसको फोड़ देते हैं, और फोड़ने से क्या होता है, वहाँ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो नॉर्मल है उससे ज्यादा होता है और स्किन भी खराब होता है। तो ऐसे जगह पे जो इन्फ्लेमेशन में केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी में ऑटोमेटिकली, जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में है, वो मेलानिन पिगमेंटेशन वो पर्टिकुलर जगह का बढ़ाते हैं। और जो एक्सेस मेलानिन पिगमेंटेशन जो होता है, तो ये मेलानिन जो एक्सेस है वो आसपास के त्वचा में फैलता है और वहां पे डार्क स्पॉट्स आते हैं। तो इसको हम लोग पोस्ट इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी में ले सकते हैं। तीसरा प्रकार है लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसिस। ये डार्क ब्राउन कलर के जो स्पॉट्स हैं वो सन एक्सपोज एरिया में ज्यादा करके पाए जाते हैं। तो फेस में, नेक में, हाथों में जल, लेकिन फेस और नेक में ज्यादा है, और ये इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं, और इनका जो ऑनसेट है मतलब ये धीरे धीरे होते हैं, एकदम 1 2 4 दिन में नहीं होते। थोड़ा सा ब्लैकिशनेस आता है, उसके बाद वो बढ़ता है, उसका एरिया बढ़ता है, और वो इरेगुलर है, मतलब एकदम राउंड नहीं है, इन इवन उसका शेप होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये है लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसिस। ऑफ कोर्स डायग्नोसिस इसका स्किन स्पेशलिस्ट के पास है या स्किन बायोप्सी से ही होता है। चौथा जो प्रकार है वो सन एक्सपोजर के बाद जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है या त्वचा जो काली होती है, डार्क होती है, वो बहुत कॉमन है, क्योंकि हम जो ट्रॉपिकल कंट्री है हमारी इंडिया में, एशियन कंट्रीज है जहाँ पे सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है क्योंकि धूप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये हमें अक्सर पाया जाता है और हर कोई इसका शिकार होता है, जैसे खास करके गर्मियों के दिनों में। तो ये सन एक्सपोजर की 100% यहाँ पे हिस्ट्री होती है। और ये कहाँ होता है, जहाँ पे एक्सपोज एरिया, जैसे फेस हो गया, हाथ हो गए, पैर हो गए। तो जैसे कोई चप्पल डाल के रोज धूप में जा रहा है एक टाइम में, तो पता चलता है ना कि जैसे चप्पल के स्ट्रैप्स है वो सही रहते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्ट रहता है स्किन के डायरेक्ट लाइट से, यूवी लाइट से, और लेकिन जो एक्सपोज है वो काले या नॉर्मल स्किन से, नॉर्मल त्वचा से ज्यादा डार्क होते हैं। तो सन एक्सपोज एरिया में है तो फेस, नेक, हैंड्स, लेग्स, ऐसे जगह पे वो होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा सन एक्सपोजर, यूवी लाइट जो तेज होती है उनके किरणों से हमारी त्वचा में ये इस एक्सेस मेलानिन प्रोडक्शन होता है टेम्पररीली, और वो त्वचा ज्यादा डार्क या ब्लैकिश या ब्राउनिश काली काली तरफ या डार्किश की तरफ जाती है।
तो इसमें कंफर्म सन एक्सपोजर की हिस्ट्री हमें पाई जाती है। और ये अपने आप कम हो जाता है अगर कंटिन्यूस एक्सपोजर सन को नहीं है, मतलब धूप में ज्यादा नहीं बैठते, जैसे 2-4 दिन में कहाँ बाहर गए हैं और तो ये आ गया 4-5 दिनों के बाद, लेकिन उसके बाद आप नहीं गए हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप कम होता है। ये मेन जो मैंने अभी हाइपर पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स, जो स्किन डिसऑर्डर्स है, इसके बारे में बात करी। अब हम चलते हैं हाइपोपिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स की तरफ, और इसका मतलब है जहाँ पे मेलानिन पिगमेंटेशन कम है, इसीलिए डीपिगमेंटेड स्पॉट्स, मतलब नॉर्मल त्वचा से कम फेंट, मतलब वाइटिश या फेंट स्पॉट्स आते हैं। तो ये टाइप की हम कुछ डिसऑर्डर्स जो कॉमनली मिलती है हमें ओपीडीज में, उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ पिट्रियासिस अल्बा। सारे मैं जानती हूँ ये सारे लोग, हम लोग इसको देखते हैं अपने अपने ओपीडी में, और ये मोस्टली बच्चों में पाया जाता है। तो बच्चे या मिडिल एज के बच्चे या मिडिल एज के जो नौजवान से ऊपर या एडल्ट में के हमें दिखता है। और ये कहाँ ज्यादा पाया जाता है? मुंह पे, गर्दन पे, हैंड्स पे और पीठ पे। ये जगह है वहां पे कॉमनली ये हमें मिलता है। और ये क्या है, वाइटिश होता है, स्लाइटली वाइट कलर होता है नॉर्मल स्किन से, ड्राई होता है एंड फाइन स्केल्स होते हैं, मतलब जो सोरासिस जैसे स्केल्स नहीं है, इतने स्केल्स नहीं है, फाइन है। मतलब अगर आप एकदम सतर्कता से पेशेंट को देखते हो ऐसे हाथ लगा के, तो छोटा सा ड्राइनेस के साथ पपड़ी जैसे हमें दिखता है। और इसमें स्लाइड रेडिश या पिंकिश वो शुरुआत में होता है, एंड थोड़ी बहुत खुजली भी इसमें आती है। यह है पिट्रियासिस अल्बा। उसके साथ जो नेक्स्ट सिमिलर है, बट वो उसको कहते हैं टीनिया वर्सिकोलर। ये दिखने में बहुत सिमिलर है पिट्रियासिस एंड टीनिया। पहले मैं इसके बारे में बता के बाद में ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम क्लिनिकल सेटअप में, इसके बारे में 2-3 पॉइंट बताऊंगी। तो टीनिया वर्सिकुलर है, ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है, और मोस्टली ये व्हाइटिश स्पॉट्स हैं, एंड कभी कभी ये डार्क भी होते हैं। मतलब पिट्रियासिस ये हमेशा सफेद रहेगा या फेंट रहेगा नॉर्मल स्किन कलर से, लेकिन टीनिया वर्सिकुलर ये मोस्टली व्हाइटिश है, बट समटाइम्स ये डार्क भी होता है, या व्हाइट स्पॉट में कुछ डार्क कलर के स्पॉट्स भी हमें मिलते हैं। और ये भी कॉमनली कहाँ है, पीठ पे, पेट पे, ट्रंक में, मतलब हैंड्स में, बैक में और नेक में, या ज्यादा करके पाया जाता है। एंड ये कहाँ होता है, मॉइस्ट एरिया में, जहाँ पे पसीना ज्यादा आता है। और जिनको पसीना ज्यादा आता है उनको ये ज्यादा मात्रा में होता है। एंड मॉइस्ट डैम्प वेदर, मतलब अभी की जो वेदर है जिसमें पसीना ज्यादा आता है, ऐसे वेदर में ये ज्यादा करके पाया जाता है। और उसके साथ साथ अगर हाइजीन प्रॉपरली, मतलब जो हम निगाह रखते हैं, त्वचा जो साफ सफाई करते हैं वो ज्यादा नहीं है, प्रॉपरली अच्छी तरह नहाना नहीं है, या साबुन लगा के नहाते नहीं है ज्यादा, या बहुत किसी किसी को पसीना आता है, या उनका काम धूप में है, पसीने की जगह पे मॉइस्ट डैम्प वेदर में है, तो ऐसे लोगों में ये ज्यादा करके पाया जाता है। अब ये दोनों क्लिनिकल सेटिंग में अगर हम बात करते हैं, तो पिट्रियासिस और टिनिया ये मोस्टली दिखने में एक जैसे दिखता है। और बहुत बार ऐसे भी होता है, ये कंफ्यूजन होता है कि ये पिट्रियासिस है या टिनिया है। लेकिन अगर हम उसके जो डिफरेंस पाए जाते हैं, तो एक तो पिट्रियासिस है, ये बच्चों में या मिडिल एज के इसमें ज्यादा है, और फेस, नेक और हैंड्स में ज्यादा पाया जाता है। और टीनिया होता है वो हर एज में, हर बंदे को हो सकता है, ऐसे नहीं है कि बच्चों में ही ज्यादा पाया जाए, लेकिन उसके साथ मॉइस्ट एयर, डैम्प वेदर में ज्यादा है, जहाँ मॉइस्चर ज्यादा है ऐसे जगह। और अगर स्केल्स की बात करें, तो ये दोनों में फाइन स्केल्स है, लेकिन ड्राइनेस ज्यादा हम पिट्रियासिस में पाते हैं। टीनिया में थोड़ा ड्राइनेस कम है, या ऑयलिश या मॉइस्ट स्किन ज्यादा पाते हैं। और एट द सेम टाइम कुछ जगह पे व्हाइटिश के साथ भी डार्कनेस ऑफ डार्क स्पॉट्स भी हम देखते हैं।
उसके साथ भी मतलब ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से है, मतलब फंगल इन्फेक्शन है बेसिकली। तो वहाँ खुजली अधिक मात्रा में टीनिया में पाई जाती है कंपेयर टू पिट्रियासिस। तो ये तीन चार जो है वो बेसिक इनके डिफरेंस है, जो क्लिनिकल सेटिंग में हम बस आँख के देख के जस्ट एग्जामिन करके पेशेंट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं विटिलिगो, जो मेन डी पिगमेंटेड डिसऑर्डर है। वहां पे है उसका मेन कॉज है नॉन प्रोडक्शन और लेस प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंटेशन बाय मेलानोसाइट्स। तो ये वाइट पैचेस है स्किन में आते हैं, जो हम सफेद दाग कॉमन हिंदी में कहते हैं। सफेद दाग हो गए हैं, सफेद दाग की बीमारी है, वो अक्सर विटिलिगो की प्रति ही बोला जाता है। एंड वो वाइट पैचेस है स्किन में आते हैं, एंड वो एट द सेम टाइम वो हेयर्स में और म्यूकस मेम्ब्रेन्स, लिप्स, पाम सोल्स में भी पाए जाते हैं। तो ये स्किन ही नहीं तो ये स्किन कभी बहुत जगह पे हम ऐसे भी देखते हैं कि स्काल्प स्किन में कुछ बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। तो ये डीपिगमेंटेशन डिसऑर्डर है, सफेद दाग है। और इसका जो क्या कॉज है एग्जैक्ट ये तो पता नहीं है, लेकिन उसमें पाया जाता है कि बहुत से ट्रिगर फैक्टर्स है, और वो ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से जो मेलानोसाइट्स है उसमें डैमेज होना शुरू होता है। तो मेलानोसाइट्स डैमेज होती है, और इसके लिए मेलानिन पिगमेंटेशन उनका बनाना, पिगमेंट बनाना वहां पे कम होता है कुछ स्पॉट्स में, या कुछ स्पॉट्स में वो पूरी खत्म होती है तो पिगमेंट ही नहीं बनता, तो वो वाइट हो जाता है। तो ये बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट्स है। उसका कॉज पता नहीं है एग्जैक्टली ये क्यों होता है, तो वेरियस थेरीज फैमिली मतलब पुटफोर्थ की है कि ये वजह से हो सकता है। और मतलब मल्टीपल थेरीज है उसके। लेकिन पाता जाता है, ऐसे भी पाया जाता है कि कुछ फैमिलीज में भी ये रन होता है। जैसे स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, तो भी ये सडनली वो शुरू हो सकता है। ऑटो इम्यून ओरिजिन मतलब ये इसमें ज्यादा करके जो थेरीज है वो कहती है कि इसका जो बेसिक वजह है वो कोई ऑटो इम्यून ओरिजिन की वजह से है। ऑफ कोर्स ऑटो इम्यून डिसीजेस क्यों होती है ये भी एक चर्चा का विषय है, उसमें भी बहुत सारी थेरीज है। और बहुत बार कुछ केमिकल एक्सपोजर्स के बाद भी ऐसे त्वचा में डिस्ट्रक्शन होता है मेलानोसाइट्स का, और ये विटिलिगो की बीमारी वहां पे शुरुआत होती है। उसके साथ साथ हम ऐसे भी कॉमन सेटिंग्स में देखते हैं, और हमारा जो लिटरेचर है, स्किन के जो बुक्स है वो भी कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसीजेस होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में फैमिली में भी होते हैं। और ऐसे में थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपोथायराइडिज्म भी विटिलिगो के साथ बहुत मात्रा में पाया जाता है। अगर हम ओपीडी सेटअप की बात करें हमारे, तो बहुत सारे पेशेंट्स जो विटिलिगो के हैं उनको हाइपोथायराइडिज्म भी होती है, और ऐसे इसमें मोस्ट प्रोबेबली ऑटो इम्यून ही कॉज माना जाता है। और ऐसे पेशेंट्स में बहुत बार हमें देखते हैं कि उनके क्लोज रिलेटिव्स में या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में भी ये सफेद दाग की या विटिलिगो की बीमारी पाई जाती है। ये बीमारी है वो सबसे बड़ा एक लोगों में स्टिग्मा, मतलब सोशल स्टिग्मा माना जाता है, और इसके प्रति लोगों में बहुत डर है। और ये डर भी बहुत सारे मिसबिलीफ से है कि ऑफ कोर्स ये एक दूसरे को छूने से फैलता नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की ये एक सोच है। और ऐसे लोगों के प्रति कॉस्मेटिक तो वो लोगों को थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है क्योंकि सफेद दाग दिख रहे हैं। तो ये लोग ऐसे उसमें बहुत डर जाते हैं, और सोशली अपने आप को पीछे लेने चलते हैं, लोगों में मिक्स नहीं होते। और बहुत सारी सोशल सोशल लेवल पे भी ये परेशानी की वजह से प्रॉब्लम्स हमें लोगों में ऐसे पाई जाती है। अ, इसके साथ हम अल्बिनिज्म की बात करें, जो तीसरे कैटेगरी मैंने पहले क्लासिफिकेशन में बताई थी, वहां पे बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं बनता है, उसको हम अल्बिनिज्म कहते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एंड इसमें मोस्टली लेस और नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं भी मेलानिन प्रोडक्शन होता है।
और ऐसे में क्या है जो प्रेजेंटिंग उसका सिम्टम्स या प्रेजेंटिंग क्या है उसमें, तो लाइट स्किन है, एकदम सफेद, जो हम कुछ लोग दिखते हैं ना, हम एकदम सफेद दिखते हैं, तो उनके बाल भी एकदम ब्राउन होते हैं या मोस्टली सफेद ही होते हैं। एंड ऐसे लोगों में ये पूरे जगह पे होते हैं, पूरे स्किन होती है उनकी ऐसी। और हेयर्स भी उनके अलग होते हैं, नॉर्मल हेयर्स, मतलब जो इंडियन में ब्लैकिश हेयर जो हमारे अधिकतर लोग हैं वैसे नहीं मिलते। तो ये ज्यादा करके पूरे सफेद होते हैं या ब्राउनिश टिंट की तरफ होते हैं। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये मेलानिन जो बनता है वो हमारे आईज को भी कलर देता है, हर एक के आईज का कलर अलग है। लेकिन इनके ऐसे लोगों में जिनको अल्बिनिज्म है वहां पे ये पिगमेंटेशन सेल्स वहां भी नहीं है, पिगमेंट वहां भी आईज में नहीं है, इसीलिए उनको बहुत सारी आईज की दिक्कतें होती है और इनको एक स्पेशल केयर आईज की लेने की जरूरी पड़ती है। अब अदर्स कैटेगरी, जो चौथी कैटेगरी है, उसके बारे में बात करें तो जेनेटिक का जो है वो ब्राउनिश स्पॉट्स, तो बहुत लोगों में हम देखते हैं कि उनको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन बचपन से ही उनको फेस में या हाथों में ऐसे ब्राउन छोटे 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 स्पॉट्स आने लगते हैं। और वो बढ़ते हैं बाद में, लेकिन वो स्पॉट्स के प्रति उनका कोई केमिकल का एक्सपोजर नहीं है, कोई इचिंग नहीं है या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, लेकिन वो आते हैं। और ऐसे स्पॉट्स उनके फैमिली में भी आप देखते हो, तो ये रन्स इन फैमिलीज होता है। तो और दो चार लोग फैमिली में होंगे जिनको ऐसे स्पॉट्स होते हैं, तो ये जेनेटिक है और ये आते हैं। इसका भी वजह क्या है एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, ये बस आते हैं रहते हैं, उसके बाद में कोई परेशानी नहीं है। बस बेसिक ये है कि ये चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होता है और इसका कोई वैसे इलाज है नहीं। और दूसरा जो है वो प्री डायबिटिक्स या इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके मैंने पहले भी बताया कि स्किन फोल्ड्स में या जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे, हाथों में, नकल्स में, पैरों के उंगलियों में या गर्दन पे ये काला होना शुरू होता है। और ऐसे उसके बाद वो चमड़ी या जो स्किन है वो डार्क और मोटी या हार्ड भी होने लगती है। हार्मोनल, जैसे बाकी भी एडिसन्स डिसीज वगैरह है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस में जो हाइपर पिगमेंटेशन यहाँ पे होता है। और इसमें बाकी के हार्मोनल इम्बैलेंस के जो सिम्टम्स है, साइंस है, वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। जैसे प्री डायबिटिक्स में आपका HB1AC या ब्लड शुगर फास्टिंग एंड PP, वो प्री डायबिटिक रेंज में बार बार आएगा। उसके बाद मोटापा भी होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है कि बहुत सारी थेरीज है कि क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बट एब्डोमिनल फैट ज्यादा है तो भी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसे सिम्टम्स और बाकी साइंस को देखते हुए और पेशेंट को देखने के बाद हमें इसका आइडिया हो सकता है, और ऑफ कोर्स टेस्ट करने के बाद ये कंफर्म होता है। लेप्रोसी है, बस वो एक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसमें भी डिपिगमेंटेड स्पॉट्स होते हैं, बट उसमें सेंसेशन भी कम होता है और बहुत सारे बाकी के चीजें हैं। ये एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, तो बस मैं इसको टच करके बस इतना ही उसके बारे में बोल के हम आगे चलते हैं। अब हम बात करें, अब हम मेजरली क्या पिगमेंटेड डिसऑर्डर्स है इसके बारे में हमने बात करी, क्या उसके सिम्टम्स है, कैसे पाए जाते हैं, क्या डिफरेंस है, कब होता है, इसके बारे में बात करी। लेकिन अब हम बात करेंगे कि उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसी करें, होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसे ये स्किन डिसऑर्डर्स की करें। तो अगर हर एक डिसीज की बात ना करते हुए मैं एक जनरलाइज बात करना चाहती हूँ पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स के बारे में। और अगर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है हर एक डिसीज का तो मैं उसके साथ साथ बताऊंगी। तो ये बेसिक 5 एंगल्स है या 5 वेज से हम होम्योपैथिक से ये डिसीजेस को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, क्योंकि ये सारी ऑलमोस्ट क्रॉनिक डिसीजेस है। और तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का रोल इसमें बहुत है। अनलेस एंड अनटिल हम प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं देते तो ऐसे मरीज ठीक परमानेंटली या प्रॉपरली हो नहीं सकते।
उसके साथ ही इंटरकरेंट मेडिसिन हमें देने की जरूरी होती है। और वो बेस्ड ऑन मायाजम्स है, कौन सा मायाजम्स वहाँ ज्यादा प्रोमिनेंट है उसके हिसाब से, मतलब ये केस टू केस डिपेंड करता है। और एट द सेम टाइम क्या डिसऑर्डर है, उसमें क्या मायाजम प्रिडोमिनेंट हो सकता है, ये हम जब केस टेकिंग करेंगे उनका मायाजमेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या है, प्रोमिनेंट मायाजम क्या है, ये समझेंगे। तो इंटरकरेंट मेडिसिन देने की भी हमें इसमें जरूरी पड़ती है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या जो टोटेलिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से जो मेडिसिन आए वो द मोस्ट सिमिलर मेडिसिन, द सिमिलिमम जो कहते हैं, वो देने से हर बार ये ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो सकता। इसमें हमें कहाँ ना कहाँ इंटरकरेंट मेडिसिन देने की या एंटी माइजमेटिक मेडिसिन देने की जरूरी होती है। बहुत बार मैंने अपने ओपीडी में देखा है कि ऐसे जगह ऐसे है वो इनके बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, और ऐसे जगह बहुत जगह पे हमें एंटी माइजमेटिक से ही स्टार्ट करना पड़ता है, और उसके बाद हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। और ऑफ कोर्स बाद में हम कॉन्स्टिट्यूशनल या जो टोटालिटी के हिसाब से सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से जो मेडिसिन आए वो देते ही है। उसके बाद तीसरा है एक्यूट मेडिसिन। तो बेसिक क्या है, एक्यूट डिसीजेस अगर ये ट्रीटमेंट लंबी चलती है तो ट्रीटमेंट के दौरान अगर उनको कोई कोल्ड कफ या कोई लूज मोशंस या कोई एक्यूट डिसीज हुए तो वो ट्रीटमेंट है वो अलग है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे कुछ एक्यूट एक्टिंग मेडिसिन हैं जो ये बीमारियों में हमें देनी पड़ती है, और खास करके जो इन्फेक्शन ओरिजिन है या उसके साथ सुपर एडेड इन्फेक्शन हो गया, या बहुत जगह पे हमने ऐसे भी देखा है कि विटिलिगो के साथ सोराइसिस भी होता है। ये भी हम देखते हैं कुछ पेशेंट्स में। तो ऐसे जगह पे हमें कुछ एक्यूट मेडिसिन, अगर वो इचिंग हो रहा है या स्पॉट्स में इचिंग हो रहा है या रेडनेस आ गया या कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन हो गया, तो हमें वो टाइप का वो फेज में जो भी एक्यूट टोटलिटी आती है उसके हिसाब से वो एक्यूट जो प्रॉब्लम है या एग्जैजरेशन है या जो उसमें टॉप अप होके एक्यूट परेशानी हुई है उसको कम करने के लिए वो टाइम में एक्यूट मेडिसिन जो सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से वो भी देने की जरूरी होती है। और वो जब खत्म होगा उसके बाद हमारा जो बेस लाइन ट्रीटमेंट है जो हम करते हैं पेशेंट को ऐसे, वो कंटिन्यू करते हैं। उसके साथ ही स्पेसिफिक मेडिसिन का भी बहुत डिस्कशन है ऐसे इसमें। अब इसमें दो एंगल है। जो क्लासिकल होम्योपैथ्स है वो जनरली स्पेसिफिक मेडिसिन है बीमारियों की वो देते नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में कुछ होम्योपैथ्स वो देते हैं और उसका रिजल्ट भी अच्छा उनको मिलता है। तो स्पेसिफिक डिसीजेस है जैसे एएसएफ है, आर्सेनिक सल्फलेवम है, या ऐसे सोरेलिया है, तो ये जैसे कुछ विटिलिगो की स्पेसिफिक मेडिसिन है। तो इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, और हर एक का चॉइस है, हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। और जो सिम्टम पेशेंट है और वो हिसाब से समटाइम्स पेशेंट भी डिमांड कर सकते हैं, मतलब उनके सिम्टम्स डिमांड कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली द डॉक्टर हैज हिज ओन विजडम की और ओन एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक मेडिसिन भी देते हैं। कभी कभी मेरे प्रैक्टिस में मैंने जनरली मैं स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं देती हूँ, लेकिन कभी कभी पाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी दे रहे हैं। आप श्योर हो, सारे सिम्टम्स आप रेपर्टाइज कर रहे हो या आपके एक्सपीरियंस से जानते हो, इंटरकरेंट भी दे रहे हो, लेकिन कभी कभी कुछ टाइम स्पेसिफिक मेडिसिन देने के बाद भी पेशेंट में एकदम बदलाव होके वो अच्छा मतलब अच्छे रिजल्ट्स के तरफ भी जाते मैंने कुछ केसेस में देखा हुआ है। तो ऑफकोर्स दिस इज अ इंडिविजुअल चॉइस एज पर द एक्सपीरियंस। उसके बाद मैं एक पॉइंट इसके बारे में बात करूँ, ये लोकल एप्लीकेशंस क्या है और क्या ये हमें देने चाहिए, इसका क्या रोल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैंने अपने प्रैक्टिस में जो देखा है कि अब दो इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स है या दो सोच के लोग हैं कि लोकल एप्लीकेशंस देने से वो सप्रेशन हो जाएगा और डिसीज अंदर चली जाएगी और उसमें और प्रॉब्लम हो जाएगा, तो सप्रेशन या पैलिएशन हो जाएगा, या ऐसे एक विचारधारा है। लेकिन कुछ जगह पे अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो टैकल करने के लिए लोकल एप्लीकेशंस होम्योपैथिक मेडिसिन भी दी जाती है। और ऐसे अधिकतर पाया जाता है जहाँ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है जैसे इन्फेक्शंस है या है, तो ऑलरेडी पेशेंट कुछ एलोपैथी की दवाई लेके आते हैं और मोस्टली वो
एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होते हैं, और अगर उनको बीच में परेशानी ज्यादा है तो हमें बताए या ना बताए, वो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस जो लोकल एप्लीकेशंस है नॉन होम्योपैथिक, वो भी यूज करते हैं। तो इसके बारे में भी हमें पेशेंट्स को गाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा पेशेंट इतने एंजाइटी स्टेज में होते हैं पिगमेंटेशन और डीपिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स में, कि हम इतने साल लगा रहे हैं फिर भी फायदा नहीं हो रहा है, क्या लगाए, या इससे फायदा हो रहा है लेकिन परमानेंटली नहीं जा रहा है, तो आपके ट्रीटमेंट के साथ ये लगाना है या नहीं लगाना है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम मोस्टली देते हैं पेशेंट्स में। ऑफ कोर्स ये एक डिस्कशन है, वहाँ पे अधिकतर ये मेडिसिन पाई जाती है। ऑफ कोर्स सिम्टम सिमिलरिटी, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन इसमें है। सीपिया की बात करें तो सीपिया आपको पता ही है जनरल क्या है, मेंटल्स क्या है, तो इसके बारे में ज्यादा ना बोलते हुए मैं कहूंगी कि ये अधिकतर हम लोग किस में पाया है, मेलाज्मा में पाया जाता है। और मतलब मेलाज्मा में इसका इफेक्ट अच्छा होता है हाइपर पिगमेंटेशन के साथ। पिट्रियासिस में भी या टीनिया में भी इसका ज्यादा फायदा हमें नजर आता है। ऑफ कोर्स सिम्टम्स मैच होने चाहिए। और जो सिपिया सिपिया का टिपिकल जो हम मटेरिया मेडिमिका में पढ़ते हैं वो बटरफ्लाई टाइप पिगमेंटेशन है। और जो मेलाज्मा मतलब जो प्रेगनेंसी, अबॉर्शंस, चाइल्ड बर्थ, या जो फीमेल्स, ये फीमेल रेमेडी है बेसिकली। तो ये चीजें जहाँ पे बहुत सेपरेशन ऑफ थॉट्स है, एक्सप्रेशन नहीं होता है, वो तो टिपिकल सेपिया टाइप का अगर पेशेंट है तो आप इसको सिपिया देते हैं तो अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं। उसके बाद ऐसे नहीं है कि सिर्फ फीमेल पेशेंट में, ये मेल पेशेंट में भी बहुत जगह सीपिया कामयाब होता है। ऑफ कोर्स सिम्टम मैच करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स भी हमें सीपिया के साथ इवन जेंट्स में या मेल्स में मिलते हैं। नाइट्रम्यूर ये भी दवाई है, ये डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, तो सिम्टम सिमिलरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे ये दे सकते हैं। यहाँ पे सन एक्सपोजर बहुत जरूरी है, तो एग्रीवेशन फ्रॉम सन ये एक पिक्यूलियर सिम्टम है और मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम है। एट द सेम टाइम सप्रेशन ऑफ इमोशनल है, ओवर थिंकिंग है, ब्रूडिंग है ऐसे जगह पे, और जहाँ पे ऐसे मात्रा में या गुस्सा है, इरिटेबिलिटी है पेशेंट में, तो ये दवाई अच्छी रिजल्ट देती है। और ये अधिकतर सारे स्किन डिसऑर्डर्स में अच्छा रिजल्ट देती है। ऑफ कोर्स सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से प्रिस्क्राइब करेंगे तभी ये रिजल्ट दे पाएंगी। पल्सेटिला टिपिकल पल्सेटिला है, चेंजेबिलिटी है। और पल्सेटिला में मॉइस्ट इरप्शंस भी है, एक्ने पोस्ट मतलब एक्ने के बाद जो पिगमेंटेशन है वो है, मेलाज्मा है, और सिमिलरली विटिलिगो है, लाइकन प्लानस है। ये सारे डिसीज में सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से ये एक्ट होती है। इग्नेशिया अगेन एक्यूट सपरेशन है, एक्यूट एंजाइटी है, मतलब एक्यूट टेंशन है, कोई सडन शॉक है, और ऐसे इसके बाद अगर किसी को स्किन में कोई इश्यू हो गया, जनरली मेलाज्मा या विटिलिगो में ये अच्छी तरह से काम करती है। फास्फोरस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल और डीप एक्टिंग मेडिसिन है। और ये पिट्रियासिस और एट द सेम टाइम बाकी के जो है मतलब विटिलिगो में ये ज्यादा काम करती है। मेलाज्मा में मैंने ज्यादा इसका इफेक्ट देखा नहीं है, क्योंकि अगर हम मेलाज्मा की बात करें तो जनरली जो फॉस्फरस टाइप कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेलाज्मा होने के प्रतिशत मैंने अपने प्रैक्टिस में कम देखी है। तो जनरली जो मेलाज्मा होता है वो टिपिकली जो लेस मतलब इंट्रोवर्ट है, जो आउटस्पोकन नहीं है, जो सप्रेस करते हैं अपने आप को, या इनको ज्यादा बोलने की कोई ऑप्शन नहीं है, या बोल नहीं पाते वेरियस सर्कमस्टेंसेस स्वभाव के लिए या सोशल या फैमिलियर बैकग्राउंड से, ऐसे जगह होता है। लेकिन फास्फोरस के प्रति अगर हम देखते हैं तो फास्फोरस में ये थोड़ा सा मेलाज्मा नहीं होता ऐसे नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने इसको कम पाया गया है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। नेक्स्ट है कैलकेरिया का, तो टिपिकल है फैट फेयर फ्लैबी लेडी वगैरह, वो जो टिपिकल हम कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ भी, या उसका अपोजिट कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन पसीना ज्यादा आता है, और
टिपिकली ये पाया जाता है सारे स्किन में, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस में, या जहाँ पे स्किन ड्राई है, स्किन मतलब ज्यादा मोटी चमड़ी हो गई है, हार्मोनल इम्बैलेंस है जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, या थायराइड के साथ जो है, और जो विटिलिगो है ऐसे जगह पे, एंड एट द सेम टाइम मेलाज्मा में और विटिलिगो या इवन टीनिया में ये अच्छी तरह एक्ट करती है। कैलकेरिया फॉस भी एक अच्छी मेडिसिन है, और ये जनरली पिट्रियासिस में ज्यादा काम करते हुए मैंने अपने प्रैक्टिस में देखी है। मर्कसॉल मॉइस्ट स्किन है, डर्टी स्किन है, सपिरेशन हो जाएगा, और एग्रेवेशन है, सिफिलिटिक है तो ज्यादा इवनिंग एग्रेवेशन है, सपुरेशन है, तो पोस्ट इंजुरी इन्फ्लेमेटरी मेलाज मतलब पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा में भी ये रहती है, वैसे ही इन्फेक्शंस एंड पिट्रियासिस में है। ग्राफाइट्स अगेन डीप एक्टिंग मेडिसिन है, यहाँ ड्राइनेस ज्यादा है, डार्कनेस ऑफ स्किन है, और कुछ जगह पे इन्फ्लेमेटरी है, टिपिकल स्टिकी डिस्चार्ज है, लेकिन क्रैक स्किन्स भी हम पाते हैं। तो ये मेडिसिन में एट द सेम टाइम इन्फ्लेमेटरी पिट्रियासिस में भी ये अच्छा काम करती है। पेट्रोलियम ड्राई स्किन है, तो जहां जहां ड्राई स्किन है और स्पेशली विंटर में एग्रीवेशन है, जैसे पिट्रियासिस अल्बा है या क्रैक स्किन्स के साथ है, तो ये दवाई अच्छा काम करती देखी है। उसके साथ नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड ये टिपिकल मेडिसिन है जो कॉर्नर्स या म्यूकोक्यूटेनस जंक्शन में इसका ज्यादा अफेक्शन है, बर्निंग है, जलन है, तो पोस्ट एक्सपोजर केमिकल के बाद जो विटिलिगो होता है उसमें, या लिप्स पे जो विटिलिगो है, या कॉर्नर ऑफ माउथ में, या बहुत पेशेंट में मैंने देखा है कि जो नेल्स है, नेल्स के कॉर्नर पे जहाँ स्किन और नेल का टच है वहां पे जो विटिलिगो होता है, ऐसे जगह पे ये दवाई अच्छी कार्य मैंने पाई है। इसके साथ ही आर्सेनिक अल्ब है, वो मतलब एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है, रेस्टलेसनेस है, और टिपिकल जो आर्सेनिक के सिम्टम पाए जाते हैं, इंक्रीज थर्स्ट है इसमें, और ये पिट्रियासिस में एट द सेम टाइम फंगल इन्फेक्शन में अच्छी कारगर है। नक्सोमिका, काली का, ये जो मेडिसिन है, नक्सोमी का भी सिम्टम सिमिलरिटी के साथ है। काली का अक्सर मैंने ज्यादा इफेक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल दिया है, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मैच करता है तो इफेक्ट अच्छा है, और ये विटिलिगो में मैंने ज्यादा अक्सर कारगर पाई गई है। मेलाज्मा कम, लेकिन विटिलिगो ज्यादा। सिलिशिया ही एक मेडिसिन है, वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी, ये सपोरेटिव मेडिसिन है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉब्लम्स हाइपर पिगमेंटेशन है, और एट द सेम टाइम इन्फ्लेमेशंस और इवन विटिलिगो में पाई जाती है कारगर। लाइकोपोडियम सिम्टम्स एंजाइटी के साथ है, कॉन्फिडेंस नहीं है। मैग्म्यूर में टोटल सप्रेशन ऑफ थॉट्स है, एक्सप्रेशन ही नहीं कर पाते, सिमिलर टू स्टैफिसैग्रिया, लेकिन स्टैफिसैग्रिया से ज्यादा मैग्म्यूर में अंदर रखते हैं, देयर इज नो वेंट आउट, और ये अक्सर विथ सम लीवर इश्यूज है, तो लीवर इश्यूज के साथ भी अगर स्किन में प्रॉब्लम है, टिपिकल जो सप्रेशन ऑफ थॉट्स है, सप्रेशन ऑफ इमोशंस है, बिल्कुल आउटलेट नहीं है, तो मैग्म्यूर भी अच्छी पाई जाती है इवन इन मेलाज्मा। प्लम्बम मेट में ज्यादा करके जो केमिकल एक्सपोजर के बाद विटिलिगो होता है, ऐसे जगह में ये ज्यादा इफेक्टिव पाई गई है। ऑरम मेट जो टोटली साइकोसिफिलिटिक सिफिलिटिक तरह मेडिसिन है, तो डीप थिंकिंग है, एंजाइटी है, टोटल इवन डिस्ट्रक्टिव है, तो जहाँ मेलानोसाइट्स ज्यादा डिस्ट्रक्शन है, मे बी बिकॉज ऑफ वेरियस अदर डिसीजेस, ऑटो इम्यून बैकग्राउंड है, तो सिफिलिटिक है, तो ये ऑरमेट है। लैकेसिस भी डिस्ट्रक्शन के साथ, मेलाज्मा ऑफ कोर्स लैकेसिस में स्पॉट्स काफी प्रोमिनेंट हैं, और वो बॉडी में हाइपर भी हो, पिगमेंटेशन में ज्यादा करके यूज होती है, सिम्टम सिमिलर के साथ। पेशेंट ऑफ कोर्स हॉट होगा, टिपिकल लैकेसिस रिलीजियस है, और डिस्चार्ज से बेटर होना, ये भी उसमें सिम्टम्स मिलेंगे। बाद में कुछ अदर एक्यूट मेडिसिन जैसे बेलाडोना है, जहाँ इन्फ्लेमेशन है, अर्निका चोट के बाद परेशानी होती है, रेडिश स्पॉट्स हो गए, जैसे
पता है आर्निका का सिम्टम्स क्या है। जैसे ब्लैकिश ब्राउनिश हो गया, बाद में स्पॉट्स बन गए इंजुरी के बाद, या कट लगने के बाद जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है। एपिस भी इन्फ्लेमेटरी है, रेडनेस है, स्पॉट्स है, एंड एट द सेम टाइम इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्शन। डलका मारा, अगेन ये बहुत ज्यादा पाया जाता है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है, पिट्रियासिस में भी इफेक्टिव है। जहाँ डैम्प से है, मॉइस्ट वेदर से है, तो टीनिया में भी पाया जाता है। टेल्यूरियम ये ऑफकोर्स एक फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन है, वहाँ पे राउंड स्पॉट्स है, रेडिश रेस पैचेस है, खुजली बहुत होती है, जलन होती है। नाइट्रम सल्फ अगेन मॉइस्ट स्किन है, वहां पे ये पाया जाएगा। आर्सेनिक सल्फलेवम ये एक विटिलिगो की स्पेसिफिक मेडिसिन है, लोअर पोटेंसी में देते हैं काफी लोग, और इसका भी इफेक्ट अलोंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एंड इंटरकरेंट मेडिसिन अच्छा आता है। बर्बेरिस एक्वाफोलियम ये भी एक मेडिसिन है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए हम देते हैं, ओरली भी देते हैं पोटेंसी में, एट द सेम टाइम इसका ऑइंटमेंट भी प्रिस्क्राइब करते हैं, खास करके मेलाज्मा के केसेस में। काली ब्रोम ये भी एक महत्वपूर्ण दवाई है, खास करके एक्ने में और पोस्ट एक्ने जो हाइपर पिगमेंटेशन फेस में होता है। मैंगीफेरा इंडिका ये एक विटिलिगो की स्पेसिफिक मेडिसिन में कह सकती हूँ। इसका व्हाइट स्पॉट्स में अगर इचिंग ज्यादा है तो ये मेडिसिन देने के बाद इचिंग भी कम होती है, एंड एट द सेम टाइम व्हाइट स्पॉट्स कम भी होते हैं। बट ऑफ कोर्स वो इन बिटवीन जब इचिंग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के एक डोज दो डोज देने के बाद ही आप दे सकते हैं। सिर्फ मैंगीफेरा इंडिका देके पूरा क्योर या अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता। सोरेलिया एक मेडिसिन है जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे लोग यूज करते हैं। उसके फीडबैक अनेक लोगों के अलग अलग है, कुछ लोगों को अनेक अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं लोगों ने, लेकिन मैं अपने पर्सनल प्रैक्टिस में सोरेलिया एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे नहीं देती हूँ। उसके बाद अगर इंटरकरेंट मेडिसिन की बात करें तो सल्फर, सोरानम, ट्यूबरकुलिनम, बैसिलिनम, सिफिलिनम, थूजा, कार्सिनोसिन ये दवाई जहाँ पे मायाज्मेटिक प्रीडिस्पोजन के हिसाब से ये हम प्रिस्क्राइब करते हैं। सल्फर तो किंग ऑफ सोरिक है, सोरानम है, हॉट पेशेंट होता है तो सल्फर, डार्कनेस है, स्किन हेल्दी नहीं है, सोरानम चिली है, ट्यूबरकुलर मायाज्म जैसे है तो बैसिलिनम खास करके रिपीटेड फंगल इन्फेक्शंस में, पिट्रियासिस में भी अच्छा, टीनिया में भी ये अच्छा होता है। सिपिलाइनम थूजा ये मेडिसिन, इवन कार्सिनोसिन ये विटिलिगो में ज्यादा कारीगर होती है। ऑफ कोर्स बाकी मेलाज्मा वगैरह में भी इसका बहुत इफेक्ट है, ऑफ कोर्स एज पर द नीड ऑफ द केस। इंसुलिन मेडिसिन जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है उसमें अच्छा काम करती है। आई हैव सीन गुड रिजल्ट्स विद दिस मेडिसिन। अब ऑइंटमेंट्स एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशंस की बात करें तो उसमें जैसे मैंने कहा कि उसके दो थॉट प्रोसेस हैं, लेकिन जैसे मेलाज्मा है तो ऐसे जगह पे अगर हम बर्बेरिस एक्वाफोलियम जैसे ऑइंटमेंट देते हैं, या कभी रेडनेस है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी है तो बेलाडोना जैसे हम एंटी ऑइंटमेंट्स देते हैं, तो इसका इफेक्ट होता है क्विकली पेशेंट को रिलीफ मिलने में। एंड ऑफ कोर्स इतना भी नहीं देना है कि वो सप्रेशन लाए, बट ऑफ कोर्स पेशेंट्स का एक होता है कि अगर आप कुछ नहीं दोगे तो वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब तक कुछ लगाए नहीं है, तो कभी कभी ये भी हमें एक एंगल देखना पड़ता है। बट एक लेवल तक जहां वो पेशेंट को सप्रेशन या वो नुकसान ना करे, ऐसे लेवल तक हम ऑइंटमेंट्स जरूर दे सकते हैं। एट द सेम टाइम जो फंगल इन्फेक्शन है वहां भी काफी कुछ ऑइंटमेंट्स लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो तो हर एक का चॉइस है एंड द डिमांड ऑफ द केस है, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। ये है ऑइंटमेंट्स एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के बारे में, ये सारी बीमारियों के प्रति। अब ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में मैं क्विकली करूंगी बात कि गुड न्यूट्रिशन एंड डाइट होता है तो ये मेलाज्मा जैसे परेशानी अधिकतर लोगों में कम होती है, टाली जा सकती है। स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका बहुत सारी डिसीजेस का कॉज नहीं पता, तो ऑटो इम्यून या स्ट्रेस के बाद होता है, तो स्ट्रेस मैनेज करना है, हर एक को स्ट्रेस है, तो हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस इज इटसेल्फ अ मेजर टॉपिक। तो सन एक्सपोजर लेस करो ताकि ये डिसीजेस कम हो जाए। तो उसके लिए क्या क्या है, जैसे पूरे बाजू के कपड़े पहनना है, कुछ सनस्क्रीन्स लगाने हैं, या ये सारी बातें इसमें आती है। एंड प्रॉपर विटामिन मिनरल्स भी देने के बाद ये प्रिवेंट कर सकते हैं या इसकी मात्रा कम होती है या रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। एट द सेम टाइम अगर आउटकम की बात करें तो होम्योपैथी में इसका आउटकम अच्छा है।
तो मैं क्विकली बात करूंगी। मेलाज्मा है, ये बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट है, एंड बहुत केसेस में ये कंप्लीटली जाता नहीं है। लोकल एप्लीकेशंस इसमें हेल्प करते हैं। तो जब भी पेशेंट आता है तो हमें, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि देखो ये हो गया है इतने साल से, आपको ये, हम कोशिश करेंगे जितना कम होगा उतना करेंगे, बट 100% जाएगा इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ। जितना कम होगा तो आपको जो है वो वास्तव जो है वो पेशेंट को बोलना है तो सही रहता है। एंड देन पेशेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी कि नहीं, पहले से 80% मैडम कम हो गया, ठीक है। वो और आगे देखते हैं। सन एक्सपोजर तो प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट, क्लोथिंग सनस्क्रीन है। पिट्रियासिस अगेन गुड रिजल्ट्स है, टीनिया भी गुड रिजल्ट्स है। विटिलिगो अगेन रिक्वायर्स अ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है, एंड बहुत केसेस में मैंने पूरा विटिलिगो जाते हुए देखा है। और उसके रिलैप्स भी मैंने फॉलो अप में देखे हैं, कुछ सालों तक, 3 साल 4 साल 5 साल नहीं आए हैं बहुत केसेस में, कुछ केसेस में आ भी गए हैं। लेकिन ये बहुत, होम्योपैथी बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट देता है। और ये ट्रीटमेंट अगर विटिलिगो होने के तुरंत बाद अगर शुरू करते हैं तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है। एंड फैमिली हिस्ट्री या थायराइड के साथ हो या ऐसे केसेस में ये थोड़ा सा स्टबन होता है ट्रीट करने के लिए। बस ये ही मैं कहना चाहती हूँ। उसके साथ डिस्कशंस या कोई क्वेश्चंस हैं तो मेरे ख्याल से हम उसको ओपन करते हैं। थैंक यू मैम। और हमारे पास हाँ कुछ क्वेश्चंस भी हैं चैट बॉक्स में। जी। इसे आप कुछ पिक्स के साथ एक्सप्लेन करती तो ज्यादा बेटर होता है, किन्हीं ने कमेंट करके बोला है। और बहुत ही सिंपल इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन था ये भी इन्होंने। और इसके साथ एक क्वेश्चन आया है, स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन केसेस ऑफ जेनेटिक ऑरिजिन। जेनेटिक ओरिजिन की मतलब जो हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स की शायद ये बात कर रहे हैं। तो जो जेनेटिक ओरिजिन है, जो छोटे छोटे स्पॉट्स आपने देखे होंगे, तो ये यहाँ पे फेस में या हाथों में होते हैं। उसका तो ट्रीटमेंट होता नहीं है क्योंकि ये जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है, वो बढ़ते हैं। बट मैंने तो ऐसे लोगों को मैं तो ट्रीटमेंट नहीं देती हूँ क्योंकि ये फैमिली में रन करता है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को उनको प्रॉपरली बताती हूँ, और मैंने तो इनको कभी ट्रीटमेंट दी नहीं है। और मोर ओवर समझाने के बाद उनको भी पता होता है कि ये हमारे घर में है। तो आई डोंट थिंक इट रिक्वायर्स अ ट्रीटमेंट, बिकॉज इट्स नॉट अ डिसीज, एंड जेनेटिक डिसीजेस कांट बी ट्रीटेड इन दैट वे। मतलब अगर आप एक कॉमनली बात करें तो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ ये है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद व्हाट्स ऑन फेस हो गया। बस इन्होंने चैट बॉक्स में यही लिखा है, xanthoma कोलेस्ट्रॉल। जो होता है, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद व्हाइटिश या जो रेज पैचेस होते हैं, ज्यादा करके आंख में शुरुआत होती है या नीचे, ऊपर नीचे होते हैं, फेस में ऐसे बढ़ते हैं। तो वे हाइपर कोलेस्टेरिया में भी होते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत में ही अगर हम पकड़ते हैं तो इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा होते हैं तो ये पूरे जाते हुए मैंने तो देखे नहीं है अपने प्रैक्टिस में। बहुत ज्यादा है तो ये पूरे नहीं जाते, कम होते हैं, बट पूरे निकलते नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा स्पॉट है तो ट्रीटमेंट शुरू करें। कोलेस्ट्रॉल, ऑफकोर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कोलेस्ट्रॉल कम करने की होम्योपैथी की दवाइयाँ भी इसमें मदद करती है। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा आप आज का आपका ये सेशन रहा। आपने बहुत ही खूबसूरती से स्किन पिगमेंटेशन डिजीज को आपने बताया, बहुत ही एकदम सिंपली, बहुत ही अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। थैंक यू मैम। नमस्ते। हाँ, थैंक यू। यस सर, यस मैम, थैंक यू। अब हमारा हिंदी सेशन भी खत्म हो गया, और इसलिए हम लोग कुछ इस पे कोई क्वेश्चन आंसर भी अब नहीं लेंगे और ना ही कुछ कहेंगे। अब हमारा इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो थैंक यू मैम, ऐसे ही आते रहिए, अपना एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। नमस्ते नाउ सर को भी प्रणाम, नमस्ते। यस, हमारा इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब ये मंच मैं डॉक्टर धनेश सर को ऊपर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।